विद्वतापूर्ण समीक्षा की, संदिग्ध कहानी और कहानी संग्रह की। अब मैं सीधे आमंत्रित करता हूँ कि रक्षा गीता दिल्ली विश्वविद्यालय में आप सहायक प्राध्यापक हैं, बहुत प्रतिभा संपन्न विदुषी लेखिका, आलोचना और समीक्षा के क्षेत्र में भी आपकी बड़ी विशिष्टता है। मैं सीधे डॉक्टर रक्षा गीता को आमंत्रित करता हूं संदिग्ध कहानी की समीक्षा के लिए। नमस्कार सर, आभार, धन्यवाद। आदरणीय मंच, विश्व हिंदी अधिष्ठान रायगढ़, भारत तथा देवम फाउंडेशन कला एवं संस्कृति संस्थान बुल्गारिया, यूरोप के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में मैं सभी हमारे सुनने वालों को और जो हमारे विद्वान गण यहाँ बैठे हैं, अतिथि बैठे हैं, बड़े वरिष्ठ लोग बैठे हैं, मैं सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। और मैं इस मंच के माध्यम से यह भी बता देना चाह रही हूँ कि क्योंकि मैडम का मैसेज 2 बार आया है, हमारे साथ विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार नासिरा शर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नासिरा जी, आपको भी प्रणाम। अगर हम कथा साहित्य की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में नाम आता है प्रेमचंद का। और जब हम प्रवासी साहित्यकारों की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले नाम आता है तेजेंद्र शर्मा जी का। तेजेंद्र शर्मा जी की अगर मैं अगर तुलना प्रेमचंद जी से कर रही हूँ तो उसके पीछे का एक कारण यह भी है कि वे भी पूरे विश्व में उन्हीं की तरह यानी प्रेमचंद जी की ही तरह लोकप्रिय हैं। और उनकी कहानियां जितनी सरल होती हैं, मनोवैज्ञानिक स्तर पर वे पात्रों के मनोविज्ञान को और समाज को उतनी ही जटिलता से हमारे सामने, गहराई से हमारे सामने रखते हैं। उनकी कहानियों को पढ़ते हुए अक्सर हमें फिल्मी बातें 20 to 30 lakh per annum नाम तो दिखाई पड़ते ही हैं, जो कहानी को रोचक बनाते हैं और हम उनसे अचानक से कनेक्ट हो जाते हैं और रोचकता को बरकरार रखते हैं। दूसरा, आप आपने जिन्होंने भी तेजेंद्र जी को पढ़ा समझा है वे जानते हैं कि कई तरह की बीमारियों के नाम और मृत्यु उनकी कहानियों में बहुत आता है। और साथ ही दवाओं के साथ साथ, जैसे कहते हैं ना कि आप दवा दारू कर लीजिए, तो दवा और दारू इन सबके नाम भी आपको इनमें मिलेंगे। जैसे आप देखेंगे कि ल्यूपस जो रिश्तों की गर्माहट नामक कहानी है, उसमें ल्यूपस नामक बीमारी के बारे में हमें पता लगता है। इसके अतिरिक्त जब हम इस कहानी संग्रह जो शीर्षक कहानी है संदिग्ध, उसको ध्यान में रखें तो हमें समझ आता है कि ये पूरे विश्व को, उसकी मानसिकता को प्रतिबिंबित करती है, जो जो कह सकते हैं कि कोरोना के बाद उपजी है कि हम हर सामने वाले को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। हम कोरोना के समय को अगर याद करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम इससे हाथ मिलाएं या ना मिलाएं। तो ये जो एक कोरोना के टाइम में जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक नारा उपजा था, उसने वास्तव में मुझे लगता है कि हमारी संवेदनाओं में, मानवीय मूल्यों में और मनुष्यता में सेंध लगा दी है, जो इन कहानियों के अलग अलग पक्षों में हम देखते और समझते हैं। कहानियों के पात्र अगर हम देखें तो आपको इसमें, क्योंकि लंदन की पृष्ठभूमि है, तो जहां पर विश्व के अलग अलग देशों के लोग हैं, तो जिसमें पाकिस्तान की पृष्ठभूमि के किरदार भी हमको दिखाई पड़ते हैं और लंदन के किरदार भी दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अ, सर की कहानियों की विशेषता ये रही है कि ये किरदार जब हम इन्हें पढ़ते हैं कहानी के कथानक के साथ, जब ये जुड़ते हुए चले आते हैं, तो इन किरदारों का जो के प्रति जो पूर्वाग्रह रहते हैं कि ये एक पाकिस्तानी है या ये एक लंदन का व्यक्ति है, वो धीरे धीरे लोप हो जाते हैं और बची रह जाती है मनुष्यता, मानवीय मूल्य। यानी ये सभी पात्र हमें अपने मानवीय गुण और दोषों के साथ दिखाई पड़ते हैं। तेजेंद्र जी जब भी मैं उनको सुनती हूँ तो एक चीज कथा साहित्य के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण बोलते हैं, परकाया प्रवेश। और वो बिल्कुल सही है। वे अपने किरदारों के साथ उसके दोनों पक्षों को साथ साथ लेकर चलते हैं। अगर हम जैसा कि अभी सर ने भी बात की कि
पहली ही कहानी पर अगर हम देखें तो शाहिद और शाहिदा दोनों के मनोविज्ञान को वो बड़े ही खूबसूरती से हमारे सामने प्रस्तुत करते चलते हैं। मैं संदिग्ध कहानी पर थोड़ा सा विस्तार से जरूर बोलूंगी, लेकिन उसके पहले छोटी छोटी टिप्पणियां मैं बाकी कहानियों पर करती चलती हूँ। जिसमें कि अगर हम सबसे दूसरी कहानी पर आए, वंस अ सोल्जर। ये कहानी यूं तो देखने में लगता है कि सैनिक की भावनाएं हमारे सामने लेकर आ रही हैं, जिसमें आपको देश का देशभक्ति का जज्बा दिखाई देता है, अनुशासन दिखाई देता है। लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो प्रवासी लोगों की जो एक नॉस्टैल्जी का जो एक मतलब आत्मा, क्योंकि ये सारी कहानियां आत्मा के रूप में कही गई हैं। आरंभ जो होता है एक एक्सीडेंट से होता है, जिसमें कि सभी तीन प्राणी हैं जो मर गए हैं, वो आत्मा के रूप में किस तरह से भटक रहे हैं। प्रवासी लोगों की आत्मा भी इसी रूप में भटक रही है अपने देश में आने के बाद भी। यानी एक सोल्जर के माध्यम से प्रवासियों का नॉस्टैल्जिक यात्रा भी हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और बहुत ज्यादा विस्तार में ना जाते हुए मैं छोटी छोटी बातें आपको इसमें कहानी के भीतर से जो वाक्य हैं वो उस तरह से बताती चलूंगी। जैसे एयरफोर्स के भीतर जो कटु यथार्थ है वो भी साथ में वे बताते चलते हैं। जैसे वो कहते हैं, बस यही एक बात मुझे हमेशा खटकती रही कि फौज में जहाज हथियार मॉडर्न करने में सालों साल बीत जाते हैं, हमारे बहुत से अफसर तो इसी चक्कर में जान दे बैठते हैं। तो कहानी देश प्रेम के अलग अलग रूपों से हमारे सामने परिचित करवाती है। कहीं ना कहीं किस्सा गोई जो यात्रा का यथार्थ है, अलग अलग दृश्य जो हमारे सामने उपस्थित होते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि भाषा भाषा की तकनीक और दृश्यात्मकता और उनके संवाद हमारे सामने दृश्यमान होकर आ जाते हैं। एक सेंटेंस है कि पासपोर्ट का रंग बदल जाने से सब कुछ नहीं बदल जाता। यानी ये जो कहानी का मूल वाक्य भी है कि आप भले ही पासपोर्ट लेकर आप देश के किसी भी हिस्से में रह रहे हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में रह रहे हैं, लेकिन आपका मन जो है वो हमेशा अपने देश के लिए धड़कता रहता है, चाहे आप जीवित हैं, चाहे मृत हैं, चाहे आत्मा है। एक कहानी है आपकी अंतिम संस्कार का, अंतिम संस्कार का खेल। कहानी बहुत ही खूबसूरत ढंग से मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनकी जो तुच्छ अभिव्यक्तियां, जो प्रदर्शन की जो एक लालसा होती है उसको बताती है। यानी श्रेय लेने की जो होड़ है, श्रेय लेने की जो होड़ है, खास करके अपने कलीग्स यानी ऑफिस में, संस्थान में, कि एक जो अदृश्य प्रतिस्पर्धा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। नरेन नरेन नामक जो किरदार है आपको यहाँ इस संग्रह में चार अलग अलग कहानियों में दिखाई पड़ेगा। तो नरेन जो है उसके निधन, वो वास्तव में रॉजर का मित्र है और बहुत अच्छा मित्र है। लेकिन जब उसको उसके मृत्यु की खबर वो ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप में देता है, तो वो वही खबर कॉपी पेस्ट होकर आ जाती है। तो नरेन का जो अहम है वो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि ये तो मैंने कहा है, ये तो मेरे माध्यम से खबर गई है, तो ये दूसरे के माध्यम से क्यों जा रही है, आप देखेंगे। लेकिन उसकी जो भारतीयता का जो पुट है, यानी जो भारत के भीतर एक संवेदनात्मक तत्व अभी तक विद्यमान है, वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है। मैं वाक्य पढ़ रही हूँ सर का लिखा हुआ कहानी में, कि कहीं मन में यह ख्याल भी आया कि वह जब वह सबको रॉजर की मृत्यु का समाचार देगा तो सब पर अलग सा रौब पड़ेगा कि वह परिवार के कितना नजदीक है। लेकिन अपने आप को उसने डांटा भी कि कितनी घटिया सोच है उसकी। और इसी तरह से एक और संवाद जिसमें वो कहते हैं कि फिल्मों का जैसे मैं जिक्र कर रही थी, तो यहाँ पर वो छिछोरे फिल्म का यहाँ पर जिक्र करते हैं। तो ये जो छिछोरी हरकत है, यानी मृत्यु जैसे संवेदनशील मौके पर भी कहीं ना कहीं नरेन जो है उसको लग रहा है कि शायद मतलब लेखक हमको ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से वे छिछोरी हरकत कर रहे हैं। और छिछोरी फिल्म का जैसे ही संवाद आता है, लेकिन जैसे अगर आपने फिल्म भी देखी होगी
कि हम जिसे छिचोरा समझ रहे हैं, अंत में वो एक संवेदनशील लड़का निकलता है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ऐसा ही है कि दिखावेपन से हटकर लेखक जब सॉरी माफ कीजिए, नरेन जब स्पीच देता है तो उसकी संवेदनाएं वहां पर पूरी पूरी तरह से उभर कर आती हैं, और वही उसकी सच्ची श्रद्धांजलि भी होती है। बात करें बेपर्दा खिड़की की, तो कोरोना काल की कहानी है, और बेपर्दा कोरोना के समय में मानो हम सभी किस तरह से हमारी मानसिकता जो है वो बेपर्दा हो चुकी है, ये उस कहानी को बताती है। और अंत में जब जो अंत में मुख्य नायक जो है वो पर्दे खरीदता है अमेजोन से, तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज समझ आती है कि हमारी जो मानसिकता बेपर्दा हो चुकी है उसे हम बाजार की तामझाम से ढकना चाहते हैं। और इस कहानी में भी आपको कई बीमारियों के नाम मिलेंगे। आप देखेंगे कि कहानी का जो अंत है वो एक उदास कर देने वाली कहानी, आपको विचलित कर देने वाली Make your research smarter and faster. Try Borium today. हम हमारे दुखों को छिपाना चाहते हैं, क्योंकि लेखक इसमें लिख रहा है कि किस तरह से अजय जो है वो अंत में बरसी है, और वो नहीं चाहता कि उसके दुख से दूसरी दुनिया उससे रूबरू हो। तो कहीं ना कहीं जो कहानी है वो ये भी बताती है कि कोरोना ने हम लोगों को कहीं ना कहीं सिकोड़ दिया है, हम अपने दुख दर्द अपने भीतर समेटे हुए हैं। इसके बाद जो अगली कहानी है, मैं भी तो वैसा ही हूँ, कुछ कुछ ये मुझे संस्मरण जैसी भी लगी, क्योंकि मैं इसका नायक है, इसमें नाम नहीं आया है। कहानी को अगर मैं कहूँ कि मैं और माया में फंसे एक मनुष्य की कमजोरियों को उजागर करने वाली ये कहानी है। पूरा मनोविज्ञान इसमें आपको नजर आता है कि किस तरह से इंसान जो है अपने भीतर छोटे छोटे लोभ, लालच, अहंकार और अतिरिक्त होशियारी को समेटे हुए होता है। और एक छोटी सी कहानी की एक घटना, ये मतलब साया से ये होगा कि उन्होंने अपनी जो हेल्पर है उसका नाम माया रखा। माया जिसकी बातों में आकर उन्होंने अपना रग जो है, जो जिससे वे कहते हैं कि ये कॉर्पेट है, कॉर्पेट नहीं है ये रग है, लेकिन एक टाइम पर आता है जब वो खुद भी उसको कॉर्पेट कह जाते हैं। तो कहने का मतलब किस तरह से हम माया के रंग में रंग जाते हैं, ये जो संवाद है ये उसी चीज का परिचायक है। अंत में समझ आता है कि वास्तव में अ, हम सभी के भीतर एक राक्षस है। राक्षस कौन सा? अहंकार का, लोभ का, लालच का। और इस राक्षस पर नियंत्रण करना ही वास्तव में आदमी होना है। जब हम इस पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हम आदमी हो जाते हैं। अगली कहानी है रेफ्रिजरेटरों का डाका। ये कहानी भी अपने आप में जो मानवीय संबंध जो हमारे हैं वो किस तरह से ठंडे होते चले जा रहे हैं। लेकिन जहां छोटी सी घटना कि ऑफिस में एक रेफ्रिजरेटर रखा है, अलग अलग रेफ्रिजरेटर रखे हैं, वहां से खाना चुराया जाता है, लेकिन अंत में जब ये पुकार आती है, रेफ्रिजरेटर कहता है, फ्रिज पूरी तरह से वीरान था, जैसे पूछ रहा हो मेरे यहाँ इस तरह का अकाल क्यों पड़ गया। मेरे यहाँ तो रंगीनियों की बहार हुआ करती थी, रंग बिरंगे फल, संतरे का जूस, शाकाहारी और मांसाहारी सैंडविच सभी तो हुआ करते थे, मगर अचानक यह सब क्या हो गया। लगता है मेरे भीतर एक किस्म का बर्फीला युग पैदा हो गया। ये बर्फीला युग हमारे संवेदनाओं के ठंडे होने की ओर ही संकेत कर रहा है। जहां हम पहले जीवन के विविध रंगों को जिया करते थे, आज हमारे पास जीवन के सीमित रंग हमारे सामने हैं। सहयात्री कहानी भी बहुत ही दुखद अंत के साथ खत्म होती है, जिसमें आप देखेंगे कि हम जानते हैं कि जब दंपत्ति की बात होती है तो किसी एक को तो पहले जाना ही होता है, लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं कि नायक और नायिका यानी मिसेस भल्ला और नीलम जब आपस में एक दूसरे के साथ बहुत सुखपूर्वक रह रहे होते हैं, तो अचानक कोरोना से भी पहले उनको स्ट्रोक आता है, और वो उनका जो बायां हिस्सा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। वो अपने पति पर निर्भर हो जाती है। लेकिन जब कोरोना आता है तब स्थितियां कितनी विडंबनापूर्ण हो जाती है। आप ये बताना चाहते हैं कि जब विडंबनाएं आती हैं जीवन में, आपदाएं आती हैं, तो पैसा कुछ काम नहीं करता। और लेकिन मैं इसमें अंतिम वाक्य पढ़ दे रही हूँ कि तुस्सी कल्ले कित्थे टुर पए,
मैनू भी ते नाल ले चलो। यहाँ पर आप देखेंगे कि भाषा की अगर हम जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आप भाषा के रूप में समृद्ध करते हैं। तेजेंद्र शर्मा जी की कहानियां पढ़ते हुए हम समृद्ध होते हैं। इसलिए नहीं कि भाषा अलग अलग है, हम डिक्शनरी खोजते हैं, हम गूगल की यात्रा करते हैं कि भला इस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है। जैसे इसमें एक शब्द आप देखेंगे कि शाह शाहमुखी शब्द इसमें आया एक कहानी में। तो मैंने सर्च किया तो पता लगा कि किस तरह से ये जो शाहमुखी शब्द है वो पाकिस्तान में जो पंजाबी लिखी जाती है उसके लिए उसका इस्तेमाल होता है, जबकि हिंदी सॉरी भारत के जो पंजाब है उसमें आप देखेंगे कि हिंदी गुरुमुखी में लिखी जाती है। दिल है कि बहलता क्यों नहीं बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी इसलिए हो जाती है कि कोरोना काल में जब हम देख रहे थे कि धर्म या धार्मिक जो केंद्र धार्मिक जो स्थल है जो बंद हो गए हैं उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। दिल बहलता क्यों नहीं है। ये जो वाक्य है ये गजल शेर का है, गालिब के जो व्यंग्यात्मक शेर है कि जानते हैं हम जन्नत की हकीकत लेकिन दिल बहलाने को गालिब। तो स्वर्ग नरक धर्म अधर्म और तर्क कुतर्क ये सारी चीजों को समेटते हुए एक गुरु जी से यहाँ पर लगभग शास्त्रार्थ की तरह नायक यहाँ पर खड़ा हो गया है। वो प्रश्न कर रहा है कि मैं ईश्वर को कैसे मानूं, मैं उसको देख नहीं रहा हूं। जब आप कहते हैं कि आत्मा न जलती है न मरती है तो फिर स्वर्ग और नरक की दुहाई देकर वो क्यों लोगों को बरगलाया। आता 5 मिनिटात मिळेल। सर्वात कमी किंमत ऑटो 5 मिनिटात। बरगलाया जाता है। आप इसमें मैं एक इस पूरी कहानी में आप देखेंगे कि मीडिया पर भी व्यंग किया गया है, फैशन और बाजार पर भी, क्योंकि मास्क जो है वो तरह तरह के खूबसूरत मास्क अब आने लगे हैं। और आप देखेंगे कि पूरी कहानी आपको यह सोचने पर विवश करती है कि कोरोना ने हमारे आस्था को तोड़ा है लेकिन विश्वास जो है, आस्था मतलब उस ईश्वर के प्रति आस्था जो मंदिरों में ईंट गारा मिट्टी सीमेंट पेंट टाइल आदि आदि से बनाए गए हैं उनमें बैठे हुए विराजमान है। ये इन्हीं की वाक्य है कहानी का। यानी हर धर्म मजहब के भगवान बेचारे अपने लिए ही रहने की जगह नहीं बना पाए, यह काम काफी इंसान को करना पड़ता है। टूट गया नाता की जब बात करते हैं तो वह भी कोरोना काल की है, जो एक मनुष्य के द्वंद्व को हमारे सामने रखती है कि एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से आकर बाल काट रहा है और वो यहाँ पर साफ कह रहे हैं कि वहां की नाई की दुकानें अधिकतर पाकिस्तानियों की है और भारतवंशियों को पाकिस्तानी मूल के नाइयों के सामने ही अपनी गर्दन झुकानी पड़ती है। तो ये वाक्य पढ़कर एकदम अजीब लगेगा, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो एक जगह उन्होंने सेक्युलरिज्म शब्द पर बहुत खूबसूरत टिप्पणी की है कि जब उन्होंने अपने एक मित्र के लिए फेसबुक पर नाई लिख दिया था तो लोगों ने उस पर अपनी टीका टिप्पणी की, आपने उसे नाई क्यों कहा। लेकिन यहाँ पर जब आप कहानी पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है कि दोनों में सिर्फ ग्राहक का और दुकानदार का संबंध नहीं रह जाता है बल्कि वे एक मित्र बल्कि जब उनकी बेटी होती है तो वो कहता है आपकी भतीजी हुई है और वो तुरंत 10 पाउंड निकालकर अपनी भतीजी के लिए दे देते हैं। एक कहानी की मैं जिक्र करूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, रिश्तों की गर्माहट। रिश्तों की गर्माहट की जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें लोमड़ी के परिवार को आधार बनाकर परिवार की जो संकल्पना है उसको कहीं ना कहीं नवजीवन दिया है तेजेंद्र शर्मा जी ने इस कहानी में, क्योंकि आधुनिक जीवन शैली ने घर और परिवार को बहुत नुकसान पहुंचाया है। यानी जो रिश्तों की गरिमा है, रिश्तों की जो गर्माहट है, जो ऊष्मा है, जैसा कहा अभी सर ने भी कहा कि ये वो कहानी है जो नहीं कहा गया उसे समझने की जरूरत है कि जो गर्माहट और ऊष्मा खत्म हो जाती है वो उसे लोमड़ी के परिवार में खोज रहा है और वो उसे मिलती भी है। अब मैं बेसिक जो मूलतः जो मैं अपनी बात रखना चाहूंगी वो मैं संदिग्ध कहानी पर रखूंगी। मैं 5-7 मिनट और लूंगी आपके। तो कहते हैं कि आपका डर हमेशा आपका पीछा करता है और उस डर की परछाइयां और अंधकार के कारण अक्सर हम गलत दिशा में कदम उठा देते हैं। कहानी का जो मुख्य पात्र है एक दंपत्ति की कहानी है, शाहिद और शाहिदा। शाहिद के डर का जो मनोविज्ञान है उसकी पत्नी के वर्चस्व से शुरू होता है। वो कहती है कि कान पकड़कर पाकिस्तान भेज देंगे।
कहानी यहीं से आरंभ होती है और वहीं पर खत्म भी हो जाती है। पत्नी शाहिदा के शक का भूत हमेशा उसका पीछा करता है और वो निर्णय लेता है कि शाहिदा के भूत से मुक्ति पानी होगी। और यहाँ कहीं ना कहीं उसके पुरुष अहंकार जो है वो भी हम देखते हैं काम कर रहा है। तो दूसरी ओर सत्ता और वर्चस्व को चुनौती के देने के में जो बदले की भावना है वो भी हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। हम देखते हैं कहानी के आरंभ में लेखक बता रहा है कि शाहिद का किरदार हर छोटी छोटी बात में खुशी ढूंढ लेता है तो दुखी भी हो जाता है, यानी एक आम इंसान की तरह ही है। मतलब शाहिद एक सहज संवेदनशील इंसान है, लेकिन एक उस वाक्य ने कि कान पकड़कर पाकिस्तान में भिजवा देंगे उसके वजूद को चुनौती दी और कहीं ना कहीं उसके किरदार को पूरी तरह से बदल डाला। अपने मूल अस्तित्व और पहचान पर जो संदेह और अपमान की कड़वाहट है वो शाहिद के किरदार में अनेक उतार चढ़ाव के साथ हमें यहाँ कहानी में दिखाई पड़ती है। यानी शक, शुबह, शिकायत और डर ने एक हंसमुख व्यक्ति को जो है अपराधी की श्रेणी में ला खड़ा किया। तो हम देखते हैं कि किस तरह से एक निजी दंपत्ति की कहानी को तेजेंद्र शर्मा जी वैश्विक समाज शास्त्रीय स्तर पर ले आते हैं, जो वास्तव में उस घटना से जुड़ी है जहां हर खान या मुसलमान को पूरा विश्व आज संदेह की दृष्टि से देख रहा है। और कहानी का एक संवाद भी है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। ये एक अंग्रेज के माध्यम से कहा गया है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी तो मुसलमान होता है। जबकि शाहिद जो पाकिस्तानी है वो शाहरुख खान को जब एयरपोर्ट पे पकड़ा जाता है वो इस चीज को लेकर बड़ा दुखी होता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो तेजेंद्र शर्मा जी कहीं ना कहीं हमारे समाज में वैश्विक प्रवृत्ति पर प्रश्न उठाते हैं कि क्या सुरक्षा के नाम पर किसी की नागरिकता, उसका आत्मसम्मान छीना जा सकता है। कहानी का वैचारिक आधार उस वास्तविक घटना से जुड़ा है जब विश्व प्रसिद्ध अभिनेता शाहरुख खान को एयरपोर्ट पर केवल इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि उसके नाम के साथ खान जुड़ा हुआ है। यह कथा शक और प्रेम, पहचान और अपमान, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी, इन सबके बीच कहीं ना कहीं संतुलन खोजने की पुकार है। यह घटना उस वैश्विक मानसिकता का भी प्रतीक है जिसमें मुसलमान अब व्यक्ति नहीं बल्कि संभावित आतंकवादी के रूप में देखा जाने लगा है। तेजेंद्र शर्मा जी इसी मानसिकता को व्यक्तिगत, पारिवारिक, वो अपने एम्प्लॉय के ही एम्प्लॉय होते हैं। नॉर्मली एम्प्लॉय का काम होता है आपकी काम में हाथ बटाना, पर ये लोग एम्प्लॉय के काम में हाथ बटाते रहते हैं। एम्प्लॉय का काम होता है आपका टाइम बचाए, पर वो आपका कहानी में तेजेंद्र शर्मा जी की ये जो कहानी है जब हम अंत तक आते हैं, जब हम देखते हैं कि किस तरह से पहले तो वो अपनी पत्नी का नाम रेड फ्लैग में डालते हैं, लेकिन अंत में वो खुद ही उसमें चक्रव्यूह में फंस जाता है। तो अंत जो है व्यक्ति की कथा होते हुए भी पूरी मानवता के अंतःकरण को झकझोर देती है कि यदि आपका पांव एक बार गलत दिशा में चला जाता है तो आप भी उस डूबने, मतलब आप भी उस खाई में कूदेंगे ही कूदेंगे। अगर मैं इस कहानी के कुछ बिंदुओं को जल्दी जल्दी बता देना चाहती हूँ कि मूल जो संवेदना है कहीं ना कहीं आधुनिक समाज में रिश्तों के बीच जो शक और अविश्वास है वो तो है ही, लेकिन 9/11 के बाद जो मुसलमान की पहचान है उस पर संदेह है, उससे जन्मा जो समाज में मानसिक और नैतिक पतन है वो भी हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और किस तरह से संदेह जो है एक अपराध की ओर आपको ले जाता है ये भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अगर हम ये देखें कि शाहिद जो है वो एक आधुनिक प्रवासी मुसलमान है जो अपनी पहचान और आत्मसम्मान के बीच में फंसा हुआ है, तो अगर शाहिदा को हम ये कहें कि उसमें एक आत्मविश्वास है, अधिकारवादी है वो, क्योंकि वो अपने पति के लिए ग्रीन कार्ड मुहैया करवाने में भी उसी का पहला हाथ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो वर्चस्ववादी दिखाई गई है। तो समाज के नाम पर जो व्यवस्था है उसके नियंत्रण की भी आप प्रतीक आप उसको कह सकते हैं। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि संदिग्ध जो कहानी संग्रह है वो एक तेजेंद्र शर्मा जी का यह संग्रह एक चेतावनी है कि अब कोरोना काल हो या 9/11 के बाद की जो घटना है उसको भी अगर हम इसके साथ जोड़ें तो हम कह सकते हैं कि विश्वास खो जाने पर मनुष्य का सबसे बड़ा नुकसान अपना तो होता ही है लेकिन नैतिक आत्मा का भी होता है। और कहानियां ये सब कहती हैं कि जब हम समाज में सामने वाले को संदिग्ध समझने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने भय से सबसे पहले खुद ही नष्ट होते हैं। और अगर व्यक्ति नष्ट होगा तो समाज अपने आप ही पतन की ओर गिर जाएगा। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी, सभी ने बड़े धैर्य से सुना। और मीन केतन प्रधान जी आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने मुझ पर विश्वास किया कि मैं इस पर अपनी बात रख सकूं। आशा करती हूँ मैं अपनी बात रख पाई हूँ। धन्यवाद। नमस्ते।
बहुत अच्छा डॉक्टर रक्षा गीता जी। विश्वास, आस्था और मानवीय मूल्यों की स्थापना पर आपने सारगर्भित समीक्षा की, जो मूलतः आदरणीय तेजेंद्र शर्मा जी की अंतस चेतना की बात है। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।